आज हम बात करेंगे तुर्की में वो कौन से 6 किस्म के प्रॉपर्टी स्कैम्स हैं जिनसे हर उस शख्स को बचना चाहिए जो तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में वो कौन कौन से स्कैम्स हैं जिनसे हर उस शख्स को बचना चाहिए जो तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्की में बहुत ज़्यादा स्कैमिंग होती है और बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। रिसेंटली 2018 में 2019 में अंटालिया में एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो तकरीबन लाखों पाउंड्स का था, जिसमें गोल्डन विलास के नाम से बहुत सी प्रॉपर्टीज टर्किश सिटीजन ने यूके के और आयरलैंड के ब्रिटेन सिटीजन्स को सेल की। और उसमें सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, उनके ऑलमोस्ट जितने टापू थे वो सारे फेक टापू थे। और फेक टापू की बेस पर उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल की। और ये बहुत बड़ा स्कैम था जो 2018 से अभी तक प्रोसेस में है। और अदालत ने उस बंदे को जो है वो अब प्रिजन यानी जेल भेजा है, लेकिन वो जो ज़्यादातर लोग थे उनके पैसे अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हो सके। तो इसी तरह के बहुत से स्कैम्स हैं जिनको हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपने देखना है कि जो टापू है, जिसको टाइटल डीड भी बोला जाता है या प्रॉपर्टी टाइटल भी कहा जाता है, ये एक तरह से वही है जैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्री, इंतकाल या जो घर का आप समझ लें किसी के भी जो ऑनरशिप टाइटल होता है या जो मलकियत का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं टापू टर्किश लैंग्वेज में। एक शॉर्ट उसका नाम है और इंग्लिश में इसको टाइटल डीड भी कहा जाता है, प्रॉपर्टी टाइटल भी कहा जाता है, ऑनरशिप टाइटल भी कहा जाता है, आप जैसे भी समझें। तो ये जो है फेक होना, ये एक सबसे बड़ा स्कैम है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग आपको एक टापू दिखाकर या टाइटल डीड दिखाकर आपको एतमाद में लेके आपसे 50% 30% जितनी भी डाउन पेमेंट जो है वो आपसे ले लेते हैं। और उसकी बेस पर आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने $2 लाख की डील की है। $50,000 अगर आपने डाउन पेमेंट कर दी, तो उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करते हैं या बाकी मामला, तो आपको पता चलता है कि ये तो जो है प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। तो वो बंदा जो है उसको ढूंढना, उसका फिर लीगल प्रोसेसिंग करना, ये एक बहुत बड़ा इशू है टर्की के अंदर। तो आप इन बातों का जहन में रखें कि जो टाइटल डीड है वो भी फेक हो सकती है। तो ये सबसे पहला बड़ा स्कैम है और ये ऑलरेडी टर्की में ऐसे बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसको टाइटल डीड को या टापू को जो है उसका ओरिजिनल होना, जेन्युइन होना, सिर्फ आप एक लीगल ऑथोराइज जो होता है या लॉयर उसके ज़रिए, या फिर आप जो गवर्नमेंट का जो इदारा है प्रॉपर्टी को जो डील करता है, इमलाक, उसके ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे आ जाता है, जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लीगल स्टेटस क्या है। देखिए, जहाँ पर भी बिल्डिंग बन रही है या ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उस म्यूनसिपलिटी से उसका इजाज़तनामा लेना ज़रूरी होता है कि कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने म्यूनसिपलिटी से उसके हर तरह के यानी फायर के हवाले से, गैस के हवाले से, इमरजेंसी के हवाले से, और जलजिला जो है और ज़मीन की और बिल्डिंग्स की कि कितनी जो है उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसमें जो है वो स्टोरीज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उस जगह पे वो बिल्डिंग बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, स्पेसिंग की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर उसने उसका प्लान जो है वो अप्रूव हुआ है म्यूनसिपलिटी से और वो कंस्ट्रक्शन जो है उसको लोकल म्यूनसिपलिटी ने अप्रूव किया है और फिर वो रजिस्टर्ड है लोकल जो इमलाक इदारा है उसके साथ, तो उसके बाद आप वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप सिक्योर होते हैं।
लेकिन ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अदालतों में उनके केसेस चल रहे होते हैं, या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज जो हैं उनको चला नहीं रही होती हैं, वो मटेरियल नाकस इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जो है उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उस तरह से लीगली जो है अभी एक्सेप्टेड नहीं होती है, उसका स्टेटस जो है अभी क्लियर नहीं होता। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ये दूसरा बड़ा स्कैम है टर्की के अंदर। जो आ जाता है हमारा तीसरा बड़ा स्कैम, उसमें ये होता है कि जैसे जो घर सेल हो रहे हैं उसके हवाले से ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर सस्ते घरों का जो लगाकर आपको ऐड या एडवर्टाइजमेंट, या जिसे आप बोल सकते हैं कि इश्तिहार वगैरह, जो एड्स लगाए गए वेबसाइट प्रॉपर्टी वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे डिफरेंट साइट्स हैं, साहिबंदन है या और दूसरी साइट्स हैं प्रॉपर्टी की, उनके ऊपर सस्ते घरों के एड्स लगाए, और जब बायर ने ख़रीदने के लिए कॉल की तो उसको जो है बुलाया दफ्तर, और उसके बाद उसे बोला कि ये प्रॉपर्टी तो सेल हो चुकी है, आपको इससे मिलती जुलती दूसरी प्रॉपर्टी इस रेंज में दिखा देते हैं, वो उससे थोड़ी सी महंगी होती है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में फ़िशिंग, यानी कि उसको अपने जाल में फंसाया जाता है, सस्ती डील दिखाकर उसको बाद में फिर उससे कुछ पेमेंट लेकर कि हम इसका आपके लिए प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको बाद में जाल में फंसाकर उसको फिर वो जो महंगी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दी जाती है। तो ये तीसरा बड़ा स्कैम है टर्की के अंदर, तो इससे बचें। उसके बाद जब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, परचेज वैल्यू थी, ये जो है ये उनकी एक्सपर्ट वैल्यू जो जब लोगों को करवाना पड़ती है अपनी एवेल्यूएशन सिटीजनशिप के लिए, तो वो एक्सपर्ट वैल्यू जिसको हम एवेल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। इसको एवेल्यूएशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, और दयार लांदरमायर रापोर इसको टर्किश लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन इसको एवेल्यूएशन रिपोर्ट कह लें या एक्सपर्ट रिपोर्ट कह लें। ये जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है इसके अंदर एक्चुअली जो एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ऑथोराइज एवेल्यूएटर होता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होता है, वो वैल्यू देता है कि इस वक्त करंट जो है ये इस प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग टू एरिया, लोकेलिटी और प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज़ के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू ये है। अब इन सारी चीज़ों में वो मद्देनज़र रखता है पिछले 3-4 साल की प्राइसेस को भी, और आने वाले वक्त जो है 2-3-4 साल का जो पोटेंशियल होता है उसको भी, और इस वक्त जो एरिया में करंट प्राइसेस चल रही होती हैं उसी से सिमिलर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, वो सारी को कंसिडर करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको एक्सपर्ट रिपोर्ट या इवैल्यूएशन रिपोर्ट कहा जाता है। उसको गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है, उसको गवर्नमेंट के जितने बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसको हर अदारा जो है एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो एक ऑथोराइज इवैल्यूएटर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है। तो बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी लेते हैं $2.5 लाख की नेशनैलिटी के लिए, जब वो एवेल्यूएशन रिपोर्ट होती है तो उसमें वो पता चलता है कि ये तो प्रॉपर्टी $2 लाख की है या $1,80,000 की है। इसका मतलब है कि उन्होंने 40 या 50 लाख डॉलर, जो 40 या 50,000 जो है वो उन्होंने ज़्यादा पे कर दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी का। तो ये जो फ़र्क आता है परचेज वैल्यू में और एक्सपर्ट वैल्यू में, इस डिफरेंस का जो एक स्कैम चल रहा है, ये बहुत से आप समझ लें फॉरेनर्स जो है वो एक ग्रुपिंग करके, जिसमें हम पाकिस्तानी, अफ़गानी, ईरानी या कोई भी आप ले सकते हैं, वो एजेंट्स जो है वो मिलकर टर्किश लोगों के साथ मिलकर एक स्कैमिंग करते हैं, और अपने ही लोगों को जो दूसरे फॉरेनर्स आ रहे होते हैं उसको इसका शिकार करते हैं, और इस तरह से मिल के 40-50 हज़ार डॉलर जो है वो इससे कमाते हैं, जो $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी बाइंग में बहुत बड़ा रोल है, जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने खर्चे पे 2000 या 1500 टर्किश लीरा देकर आप उसकी एवेल्यूएशन खुद करवा लें। आप जो ऑथोराइज एवेल्यूएटर है उसको उसकी फ़ीस पे करके
आप एवेल्यूएशन करवा लें जो प्रॉपर्टी आपको पसंद है, और उसके बाद जो है आप उस प्रॉपर्टी को, अगर तो वो उस एवेल्यूएशन प्राइस पे देने को तैयार है या उससे थोड़ी सी कम प्राइस पे देने को तैयार है, तो आप वो प्रॉपर्टी ख़रीद लें ऑनर से। अगर वो एवेल्यूएशन प्राइस से 20 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा आपसे प्राइस ले रहा है तो आप ना लें, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस होती है एवेल्यूएशन प्राइस के हिसाब से उससे 19-20 का ही फ़र्क हो सकता है। एक्चुअली वो सारी गवर्नमेंट हर जगह पे उसको एक्सेप्ट करती है और वो एग्जैक्ट वही प्राइस होती है जो एवेल्यूएटर दे रहा होता है। तो इस बात को जहन में रखें, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये बहुत से प्रॉपर्टी एजेंट और नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं वो ये काम करते हैं और ये मिली भगत से होता है। तो इस स्कैम से बचने की कोशिश करें। उसके बाद जो आगे आ जाता है एग्रीमेंट स्कैम, ये जो चौथा किस्म का स्कैम है हमारा, इसमें ये होता है कि आप देखें एग्रीमेंट स्कैम किस तरह से हुआ कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपने सेल परचेज एग्रीमेंट कर लिया। अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये उसका अपने ही लेटर हेड पे या उसने अपना ही एक एग्रीमेंट फॉर्म बनाया हुआ है और वो उस पर स्टैंप करके आपको एक एग्रीमेंट बना के दे देते हैं। तो आप ये कहते हैं कि हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो आपको कहते हैं, और ये हमारा एग्रीमेंट है और ये हमने स्टैंप करके साइन करके आपको दे दिया है। जितनी पेमेंट आपने डाउन पेमेंट दी है वो भी इसमें लिखी हुई है और जिस तरह से आप बाकी पेमेंट करेंगे वो भी लिखी हुई है। ये हमारा सेल्स परचेज का एक एग्रीमेंट है, आपको जिसे सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। अब वो जो कंपनी है अगर आपके साथ नोटरी पब्लिक के साथ जाकर नोटरी पब्लिक में एग्रीमेंट नहीं करती या उसको नोटरी से अटैच नहीं करवाती, तो कल को क्या होगा कि आपका वो जो पैसे दिए हुए हैं वो डिस्प्यूट में जा सकते हैं। वो आपको प्रॉपर्टी हैंडल नहीं करते, आपको देते नहीं अपार्टमेंट, या किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, कंपनी बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाती है या कोई इशू आ जाता है, तो आप जो है लीगली जो है वो पेमेंट रिकवर करने में और उन मामलात को जो है बैक टू नॉर्मल लाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि वो नामुमकिन है, मुश्किल है, वो आपके पैसे मर सकते हैं। तो इस तरह से 1% चार्ज करता है नोटरी पब्लिक, 1%। तो आप वो 1% पे करके नोटरी, जो कंपनी आपको नोटरी करवा के सेल एग्रीमेंट देती है, आप सिर्फ उसी से प्रॉपर्टी लें। जो सेल एग्रीमेंट नोटरी नहीं करवाती तो वो आप उससे प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि उसमें यह है कि आपका ज़्यादातर जो है 99% चांस है कि आपके साथ स्कैम होगा और वो प्रॉपर्टी वेल रिप्यूटेड नहीं है, वो कंपनी वेल रिप्यूटेड नहीं है, तो आप वो ना लें। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डिफरेंट जो हमारा पांचवा था कि आपने जो प्रॉपर्टी है उसको एवेल्युएट करना है और डोंट वर्क विद, इसमें आ जाता है कि आप किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे के साथ जब काम करते हैं, एक ऐसे एजेंट के जिसकी मार्केट के अंदर जिसका कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है या जो नया नया आया है या जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं है, तो आप उससे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो आपको स्कैमिंग करते हैं, आपको एक लेस वैल्यू वाली प्रॉपर्टी महंगी सेल कर देते हैं और इस तरह से वो अपना 20% 30% मार्जिन बीच में रख लेते हैं और बाद में सीन से ही गायब हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि आप जो है वो उनको ढूंढते रहते हैं, वो अपना नंबर बंद कर देते हैं, उनका कोई प्रॉपर दफ्तर नहीं होता, उनका कोई प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता, उनकी कोई प्रॉपर जो है वो एक जगह नहीं होती। वो आपको एक दोस्त की तरह रास्ते में मिलते हैं, या फिर वो हो सकता है कि कोई टैक्सी ड्राइवर हो, या हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट में कोई बंदा मिला था, या हो सकता है कोई वेटर हो। आपने सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए जो है उस बंदे की फेवर ली और उस बंदे ने जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाकर गायब हो गया। तो ये ज़्यादातर 5 से 6 किस्म के डिफरेंट स्कैम्स हैं जो हो रहे हैं। इनको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हमने कहा कि फेक टाइटल डीड, नंबर वन जो है फेक टाइटल डीड, ये स्कैम टर्की में हुआ और अभी भी जो है इसके ऊपर जो है अदालत में केसेस चल रहे हैं। दूसरा था प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस जो है वो लोकल म्यूनसिपैलिटी से अप्रूव ना होना और अभी अंडर प्रोसेस होना, तो ये भी एक स्कैम है और इससे भी बचने की कोशिश करें।
तीसरा था फिशिंग के, बहुत सी सस्ती प्रॉपर्टीज़ आपको अनाउंस करके फंसा लिया जाता है, और जब आप एक्चुअली लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है वो तो सेल होगी लेकिन इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी महंगी, आप वो ले लें, और आपको 20-30% महंगी प्रॉपर्टी दे दी जाती है। तो आपको सस्ती प्रॉपर्टी दिखाकर महंगी बेच दी जाती है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसके बाद चौथा था हमारा कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो एक्सपर्ट प्राइस है, और उसके साथ साथ जो ये आ जाती है एक्चुअल परचेज प्राइस, इसमें जो डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसलिए वैल्यूएशन पहले करवा लें। बहुत से लोग वो 1500 या 2000 है टर्किश लीरा खर्च नहीं करते, उसको बचाने के चक्कर में वो प्रॉपर्टी उतनी महंगी ले लेते हैं, उनको एक्चुअल मार्केट प्राइस का पता नहीं होता। देखिए, आप जितने भी मेहनत कर लें, जितनी भी रिसर्च कर लें, आप एक टर्किश ऑडिटर या एवेल्यूएटर जितने एक्सपर्ट नहीं हो सकते। देखिए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, आप भी एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम ना ही शुरू से कोई 10-15 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ना ही हम प्रॉपर्टी से मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसलिए आप देखेंगे जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप एक काम में अपने मुल्क में प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन टर्की में आपको लैंग्वेज का बैरियर है, एरियाज़ को आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे की सर्विस लें, उसको थोड़े से सर्विस चार्जेस दें, वो आपको इस सारे स्कैम से बचा सकता है। और इसके बाद हमारा था कि आप प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर जो है उससे सर्विसेज लें, जिस जो ऑथोराइज्ड है, जिसका प्रॉपर कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन है। आप नॉन प्रोफेशनल जो लोग हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई मैं टर्की आया हूँ, किसी टैक्सी ड्राइवर से बात हुई कि यार मुझे प्रॉपर्टी दिखा दो, वो कहता है बहुत सी प्रॉपर्टी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाने की, मैं तुम्हें ले जाता हूँ डायरेक्ट, तुम्हारी मालिक से बात करवाता हूँ। या फिर जो है वो वेटर कोई होता है, या रेस्टोरेंट का कोई मालिक होता है, या इस तरह से कोई भी बंदा, जो भी बंदा आपको मिला, आप इस लालच में कि मुझे कमीशन ना देना पड़े, हालांकि आप देखें 3% जो है वो एक गवर्नमेंट का ऑथोराइज कमीशन है। गवर्नमेंट ने 3% कमीशन अलाउ किया है टर्की के अंदर, 3 से 4% तक कमीशन जो है वो लेते हैं डिफरेंट जो है डीलर डिफरेंट हिसाब से, लेकिन जो है वो 3% तक एक कमर्शियल जो है, जो भी प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करते हैं उस पर 3% कमीशन लेता है। तो बाज़ लोग 4 भी करते हैं जो अपनी एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं। तो आप उस 3-4% को बचाने के लिए आप प्रॉपर्टी 20-25-30% महंगी ले लेते हैं। अब क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं होता, और वो बंदा भी प्रोफेशनल नहीं होता, तो इस तरह से मालिक जो है वो आपको एक्चुअल वैल्यू से भी महंगी प्रॉपर्टी सेल कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप फॉरनर हैं। ठीक है, और देखें हर सौदे में, हर डील में निगोशिएशन पॉसिबल है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस आप लोअर कर सकते हैं, बल्कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक्चुअल प्राइस जो है उससे भी कम मालिक देने को तैयार होता है, क्योंकि उसको कैश की ज़रूरत होती है। हालात और वाक़यात देखें, आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जाएं तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू में आपको चीज़ें सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उस वक्त कैश की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से मालिक भी अगर एक्चुअल वैल्यू सपोज करें 1 लाख टर्किश लीरा है, वो आपको 80,000 में भी देने को तैयार हो जाएगा, अगर आप कैश पेमेंट दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। तो निगोशिएशन करें, और उसके लिए आप अच्छे किसी प्रोफेशनल बंदे की सर्विसेज ले सकते हैं, किसी भी अच्छे रेप्यूट वाले जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन इन सारे स्टेप्स का आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें आप प्रॉपर्टी जो डीड है, जो टापू है, उसको कंफर्म करें, लीगल जो स्टेटस है जो उस प्रोजेक्ट का उसको कंफर्म करें, इवैल्यूएशन करवाएं प्रॉपर्टी की। उसके साथ साथ आप देखें कि एजेंट जो आपको सस्ती डीलें दिखा के फंसाते हैं उससे बचें, और एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करें। और साथ ही साथ अगर आप सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ में जहन में रखें इस चीज़ को कि जो लीगल लॉयर होता है, वो तो किसी भी मुल्क का जो लॉयर है वो अपने मुल्क के प्रॉपर्टी लॉ से या रियल एस्टेट लॉ से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, और जो एग्रीमेंट में वर्डिंग होनी चाहिए, जिस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए, वो उसे एक लॉयर ही लिख सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, ताकि आपकी सेफ्टी हो और सिक्योरिटी हो। तो लॉयर को थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं डेफिनेटली वो एग्रीमेंट बनाने के लिए। उन थोड़े से पैसों को बचाने के लिए आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में ना डाला करें। इसलिए हम ये कहते हैं कि लॉयर की सर्विसेज आप लें,
प्रॉपर्टी डीलर की सर्विसेज लें, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो है उससे एवेल्यूएट करवाएं प्रॉपर्टी को, और उसके बाद आप जो है एक प्रॉपर तरीके के साथ प्रॉपर्टी को बाय करें एट द एंड, पूरा तसल्ली के साथ। देखें, प्रॉपर्टी डीलर अगर 2% या 3% ले लेता है, सपोज करें 3% प्रॉपर्टी डीलर ने ले लिया, लॉयर ने कोई आपसे 1% चार्ज कर लिया, या सपोज कर लिया उसने सारा केस डील करने का 2% ले लिया। इसी तरह से आपका जो आ जाता है ये प्रॉपर्टी एडवाइज़र जो एक्सपर्ट होता है, वो प्रॉपर्टी रिपोर्ट बनाने का 2000 टर्किश लीरे के अराउंड वो चार्ज कर लेता है। तो ये आपका 2, 3 या 4% या 5% हो सकता है एक्स्ट्रा पड़ जाए, 5%। लेकिन ये आपको 35% या 40%, हत्ता कि 30% तो नॉर्मल होता है, 25 से 30% आपका लॉस है अगर आप किसी प्रोफेशनल, और ये मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, 80% लोग जो खुद प्रॉपर्टी बाय करते हैं, 80% की बात कर रहा हूँ, वो अपना 25 से 30% एक्स्ट्रा पे करते हैं। मैंने कहा कि 80% लोग जो खुद प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी भी मालिक से, वो प्रॉपर्टी की असल कीमत से 25 से 30% हमेशा एक्स्ट्रा पे करते हैं। चाहे आप डायरेक्ट किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से ख़रीद रहे हो, चाहे आप किसी मालिक से ख़रीद रहे हो, आपको लगता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, आप ये 4-5% ना देकर आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 25 से 30% एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, और उसके बाद भी आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रिस्क पे होती है, क्योंकि आपके पास जो लीगल एग्रीमेंट, लीगल स्टेटस, और वो बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये जो है वो मैं अब क्या करूं। अब जब आपके हाथ से पेमेंट निकल गई, उस पेमेंट को वापस लेने के लिए फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एक प्रदेश में रहते हुए। ऐसे लोग हैं जिनके 10-10 साल, 20-20 साल जो है वो पेमेंट रिकवर नहीं होती, और वो मामला जो होते हैं वो समझ लें कि वो अप टू दी डेड पॉइंट चले जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले इन सारे स्कैम्स को, इन सारी चीज़ों को जहन में रखें, प्रॉपर रिसर्च करें। किसी भी बंदा जो एक्सपर्ट है या प्रोफेशनल है, अगर वो आपको बेहतरीन और कमिटेड सर्विस दे रहा है, तो उसके सर्विस चार्जेस जो हैं वो आपकी जेब से नहीं जाएंगे, बल्कि ये होगा कि वो जो आपका लॉस हो रहा था 25 या 30%, उसको उसने बचाया। सपोज करें 25% है, तो उसमें से 5% अगर ये सारे सर्विस, तो फिर भी आपका 20% बच रहा होता है। आपको ये देखना है कि इन प्रोफेशनल लोगों की सर्विसेज लेकर आप अपना 20% बचा रहे हैं। ये नहीं सोचना होता कि मेरा 5% एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा 5% एक्स्ट्रा लगेगा, यहीं से जो है वो आपके दिल में एक बात आना शुरू हो जाती है कि वो 5% मैं खुद ही बचा लूँ। लेकिन आप दूसरे एंड पे देखें कि प्रॉपर्टी ऑनर जो होता है या कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, वो आपको कहीं ना कहीं आपके कम इल्मी का, या आपको ज़्यादा पता ना होने का, या कानून का पता ना होने का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और आपको सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों बेच देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बड़ी ही तफसील से गाइड किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि ये 6 पॉइंट्स बहुत अहम हैं। इन पर अमल करते हुए खुद को स्कैम से बचाएं, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी स्कैम से बच सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।